तो ये देखो बेटा, इसमें तो कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये इट इज जस्ट लाइक अ टेबल। इस क्वेश्चन में आपने ये ट्रांजेक्शन्स पढ़ने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो दो तीन स्टेप्स हैं, बेसिकली चार स्टेप हैं एक्चुअली। उनको फॉलो करेंगे तो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे किसी भी ट्रांजेक्शन से कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब देखिए करते कैसे। जैसे सबसे पहले आपने ट्रांजेक्शन, बड़ी ट्रांजेक्शन में कह रहा है बॉट ऑफिस मशीनरी। बिजनेस क्या परचेज कर रहा है? ऑफिस मशीनरी परचेज कर रहा है। ऑन क्रेडिट मतलब बिजनेस ऑफिस मशीनरी जो परचेज कर रहा है उसके पैसे उसी वक्त नहीं देगा, वो बाद में देगा, उधार पे खरीद रहा है फ्रॉम डी आई सेक। सही है। तो अगर पहला स्टेप में आपको बोलूँ कि अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होंगी, तो दीज अकाउंट मशीनरी एंड द सेकंड अकाउंट इज डी आई सेक। ऑफिस मशीनरी पे चेंज इसलिए आएगा क्योंकि मैं ऑफिस मशीनरी खरीद रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, पे चेंज आएगा। दूसरा, डी आई सेक मेरी लायबिलिटी बन रही है कि मैंने उसको अभी इस वक्त पैसे नहीं दिए, आई एम परचेजिंग ऑन क्रेडिट, तो मेरी लायबिलिटी बन रही है। सही है। तो लायबिलिटी बिजनेस अपने अकाउंट्स में लिखता है क्योंकि उसको कितने पैसे देने हैं और किसको देने हैं वो लिखना पड़ता है। तो अगर आपसे पूछे कि दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं, तो वो हैं ऑफिस मशीन एंड बेनिफिट। ये पहला स्टेप होता है कि आपने अकाउंट्स एक्सट्रैक्ट कर दिए किसी भी ट्रांजेक्शन से। सेकंड स्टेप ये होता है कि आप इन अकाउंट्स को हेड ऑफ अकाउंट्स में डालते हो। एंड हाउ मेनी हेड ऑफ अकाउंट वी हैव 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो ऑफिस मशीनरी रिसोर्स है बिजनेस का, ये बिलोंग करता है मेरे एसेट। डीआईएसएक को मैं ओ करता हूँ, मेरा बिजनेस डीआईएसएक को ओ करता है, मैंने उसको पैसे वापस करने हैं, तो डीआईएसएक इज माय लायबिलिटी होगा। सही। सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप ये होता है हमने वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज बतानी होती है। आइदर द वैल्यू ऑफ द अकाउंट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन माय बिजनेस। देखिए, अगर मैं ऑफिस मशीनरी खरीद रहा हूँ तो मेरे बिजनेस में ऑफिस मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जाहिर सी बात है, अगर पहले कुछ भी नहीं थी, अब खरीद रहा हूँ तो भी इंक्रीज हो रही है। पहले अगर कुछ थी तो और खरीद रहा हूँ तो इंक्रीज हो रही है। तो वैल्यू ऑफिस मशीनरी की इंक्रीज हो रही है। डीआईएसएक को जो भी मैंने पैसे देने थे या नहीं देने थे, फॉर एग्जाम्पल अब देने हैं, तो इट मीन्स माई लाइबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। या पहले ये कर लो कि डीआईएसएक को पहले फॉर एग्जाम्पल आपने $1000 देने थे, अब क्योंकि उससे आपने और मशीनरी खरीदी है तो वो भी 1000 की है, तो अब उसको कितने देने? 2000। तो ये 1000 से 2000 जो आया वो इंक्रीज होके आया, तो माई लाइबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब ऐसे कर लेंगे, वेन एवर बिजनेस परचेज समथिंग ऑन क्रेडिट, भले वो नॉन करंट एसेट हो या इन्वेंट्री हो, उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। सही है। अब आप इसको डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक मशीनरी जो एसेट एंड इट इज इंक्रीजिंग, सो एसेट इंक्रीज मींस डेबिट। तो अकाउंट टू बी डेबिटेड में अकाउंट टू बी डेबिटेड में बेटा मैं लिख दूंगा मशीनरी, और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में मैं लिख दूंगा डी आई से। ठीक है बेटा। उसके बाद कह रहे द प्रोप्राइटर पेड अ क्रेडिटर सी जोन्स फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड। प्रोप्राइटर इज द ओनर, ओनर क्रेडिटर को पे कर रहा है। सही है। क्रेडिटर का नाम है सी जोन्स, और वो ओनर जो है वो पे कहाँ से कर रहा है? बिजनेस के पैसे से पे कर रहा है या अपने पर्सनल पैसे से पे कर रहा है? तो वो बता रहे हैं कि वो प्राइवेट फंड से पे कर रहा है। इसका मतलब है पर्सनल पैसे से। पर्सनल पैसे से अपने बिजनेस की अगर कोई पेमेंट करते हैं तो इट इज जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से अकाउंट पे चेंज आएगा? एक तो प्रोप्राइटर के अपने अकाउंट पे चेंज आएगा, और दूसरा सी जोन्स जो मेरा क्रेडिटर है, जिसको भी मैंने पैसे देने होते हैं, सी जोन्स या किसी से मैं खरीदता हूँ, तो बेटा पहले तो मैं लिखूंगा उसका नाम जिसको मैंने पैसे देने, और दूसरा प्रोप्राइटर का अपना जो होता है कैपिटल, राइट? क्या पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप, इन अकाउंट्स को मैं हेड ऑफ अकाउंट्स में एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस में कन्वर्ट करूँ। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल,
रेवेन्यू, देखें सी जोन्स मेरा क्रेडिटर है, जितने भी क्रेडिटर होते हैं वो मेरी लायबिलिटी होते हैं, और कैपिटल तो है ही मेरा, कैपिटल मेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है बिजनेस में। अब लायबिलिटी, मेरे पास सी जोन्स का अमाउंट अकाउंट लिखा हुआ था कि मैंने इसको इतने पैसे देने हैं, लेट सपोज उसको मैंने देने थे $500, अब मैं उसको पे कर रहा हूँ लेट सपोज 400, तो उसका बैलेंस कितना रह गया 100, तो 500 से जो 100 आया ये डिक्रीज हो गया है। whenever I pay my creditor my liability decreases, और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो बेटा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, तो मैं सी जो उसको डेबिट कॉलम में लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रोप्राइटर कैपिटल, कैपिटल इज जस्ट लाइक माय इन्वेस्टमेंट, मेरे ओनर जो है उसकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, अब वो अपने पर्सनल फंड से बिजनेस के पेमेंट्स कर रहा है, तो इट मीन्स वो एक तरह से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो बिजनेस में जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी वैल्यू ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी, जब वैल्यू ऑफ कैपिटल इंक्रीज होती है हम किस साइड पे लिखते हैं बेटा, क्रेडिट साइड। डेबिट क्रेडिट के लिए हमारे पास एक टेबल है, वो टेबल क्या कहता है, जब भी एसेट में इंक्रीज आता है तो डेबिट, और डिक्रीज आता है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी में इंक्रीज आता है तो क्रेडिट, और डिक्रीज आता है तो डेबिट, कैपिटल में इंक्रीज आता है तो क्रेडिट, और डिक्रीज आता है तो डेबिट, रेवेन्यू में इंक्रीज आता है तो क्रेडिट, और डिक्रीज अगर हो जाए तो डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, और डिक्रीज होता है एक्सपेंस डेबिट, सही है। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं पार्ट सी में, अ डेटर एनफॉक्स पेज अस इन कैश, डेटर जो होता है वो मेरा कस्टमर होता है, कस्टमर का नाम है एनफॉक्स और वो मुझे पैसे दे रहा है कैश में। तो दो अकाउंट जिन पे चेंज आ रहा है वो कौन कौन से हैं बेटा, एक तो आ रहा है चेंज कैश के ऊपर, कैश की वैल्यू पे चेंज आएगा, दूसरा मेरे डेटर मेरे कस्टमर का जो अकाउंट मेरे पास लिखा हुआ है, कैश बिलोंग करता है किससे बेटा, मेरा एसेट है, डेटर जो मेरे पास लिखा हुआ है क्योंकि मैंने उससे पैसा रिसीव करना है तो वो भी मेरा क्या है बेटा, एसेट है। मैंने अपने अकाउंट्स में लिखा हुआ है कि एनफॉक्स से मैंने इतने पैसे लेने हैं, तो वो अकाउंट डिक्रीज होगा जब मैं एनफॉक्स से पैसे रिसीव करूंगा, और कैश की वैल्यू बिजनेस में हो रही है बेटा इंक्रीज, तो एसेट इंक्रीज डेबिट, तो डेबिट में मैं लिखूंगा कैश, और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है एनफॉक्स, वो जो कि क्रेडिट होगा तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा एनफॉक्स, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं रीपेड पार्ट ऑफ लोन बी एग्जीटेड बाय चेक, मैंने बी एग्जीटर से लोन लिया था उसका कुछ पार्ट उसको वापस कर रहा हूँ, तो बी एग्जीटर और चेक मतलब बैंक, तो दो अकाउंट बी एग्जीटर मेरे पास जो लिखा हुआ था उसके अकाउंट में चेंज आएगा और मेरे बैंक की वैल्यू में भी चेंज आएगा, क्योंकि बी एग्जीटर से मैंने लोन लिया हुआ था तो बी एग्जीटर बिलोंग्स टू माय लायबिलिटी, और बैंक जो है बेटा वो मेरा क्या होगा, एसेट होता है। जब मैं लाइबिलिटी को पे ऑफ करता हूँ तो मेरी लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज, और बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ मेरे अब डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो, एग्जिट में करूंगा डेबिट, और बैंक को मैं करूंगा क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट आप इस टेबल से देख सकते हो, मैं इससे कर रहा हूँ। फिर कह रहे हैं रिटर्न सम ऑफ द ऑफिस मशीनरी टू डीआईएसएक, अब मैं ऑफिस मशीनरी वापस कर रहा हूँ किसको, डीआईएसएक को, उसके पैसे नहीं दे रहा बल्कि वापस कर रहा हूँ ऑफिस मशीनरी, तो किस किस अकाउंट पे चेंज आएगा, एक तो आएगा डीआईएसएक पे और दूसरा आएगा मेरे ऑफिस मशीनरी पे। डीआईएसएक मैंने ऊपर भी दिखाया आपको कि डीआईएसएक जो है बेटा वो बिलोंग करता है मेरे लाइबिलिटी अकाउंट से, मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है कि मैंने इसको इतने पैसे देने हैं, तो मेरी लाइबिलिटी है, उसको पैसे नहीं दे रहा लेकिन उसकी चीज जो मैंने उससे खरीदी थी वो वापस कर रहा हूँ, तो अब उसको उसके पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी, तो मैंने ऑफिस मशीनरी खरीदी थी ना वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि मैं उसको वापस कर रहा हूँ,
तो मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ऑफिस मशीनरी मेरा एसेट था, ऊपर लिखा हुआ था, बिजनेस का रिसोर्स है, बात कर रहा हूँ, वो बिजनेस से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, ऑफिस मशीनरी डिक्रीज क्रेडिट। बेटा फिर है अ डेटर एन लेन पेज अस बाय चेक। अब ये भी हुई है, मेरा एक कस्टमर है, उसका नाम है एन लेन, वो मुझे बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, सही। तो मेरे बुक्स में, मेरे अकाउंट्स में एक वैल्यू चेंज होगी बैंक की, और दूसरा कस्टमर से जो मैंने अपने बुक्स में लिखा हुआ है कितने पैसे लेने। बैंक बिलोंग करता है मेरे बेटा एसेट से, और एन लेन मेरा क्योंकि कस्टमर है, मैं अपने कस्टमर से पैसे ले रहा हूँ, डेटर लिखा हुआ भी है, तो कस्टमर भी बेटा क्या होता है, एसेट। बैंक में जब पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और मैंने जो अकाउंट में लिखा हुआ है कि एन लेन लेन से मैंने इतने पैसे लेने हैं, अब जब वो पैसे मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो इट मीन वो जो अकाउंट एन लेन का मेरे पास लिखा हुआ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। एसेट इंक्रीज डेबिट, तो बैंक को मैं करूंगा डेबिट, और एन लेन को मैं कर दूंगा। उसके बाद कह रहे हैं कि बॉट वैन बाय कैश, वैन खरीद रहा हूँ किससे, कैश से। तो बिजनेस के किस किस अकाउंट पे चेंज आएगा, एक तो चेंज आएगा वैन पे, और दूसरा चेंज आएगा कैश पे। बैंक बिजनेस का रिसोर्स है, बिजनेस का एसेट है, जब परचेज कर रहे हैं बिजनेस में वैन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज होता है तो कैश भी बिजनेस का एसेट होता है। जब वैन खरीद के कैश पे कर रहा हूँ तो बिजनेस में कैश की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज होता है, तो कौन सा एसेट बेटा, कैश, ठीक है।